तो स्टूडेंट्स आज हम स्टार्ट कर रहे हैं फ्रिक्शन, है ना। तो ऊपर आप हेडिंग डाल लेंगे फ्रिक्शन। तो बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सवाल आने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं इस टॉपिक से, और अच्छा टॉपिक भी है ना। और बच्चों को टफ भी लगता है, लेकिन अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे सीखेंगे तो आपको कुछ भी टफ लगेगा नहीं उतना, है ना। तो ध्यान से देखो क्या होता है फ्रिक्शन, उसको समझने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे लेट्स सपोज कि भाई बच्चों ऐसा एक सरफेस है ना, रफ सरफेस है। तो यहाँ पे मान लीजिए कि एक ऐसे अलमीरा रखी हुई है ना, सबके घर पे अलमीरा रखी होती है, उसमें कोई दिक्कत है नहीं है ना। अब मान लीजिए कि आपने इस अलमीरा पर फोर्स लगाया, तो आपने फोर्स लगाया मान के चलिए 2 न्यूटन का, 2 न्यूटन का। तो ये अलमीरा अपनी जगह से नहीं खिसकी, ये अलमीरा अभी भी रेस्ट पर है बच्चों, रेस्ट पर है। तो अगर ये अलमीरा रेस्ट पर है तो इसका मतलब क्या है कि इस पे एक अपोजिंग फोर्स जरूर लग रहा है। आपने तो यहाँ पे 2 न्यूटन का फोर्स लगाया था, इसको राइट साइड धकेला था, लेकिन ये अलमीरा खिसकी नहीं। अगर नहीं खिसकी तो इसको मतलब इसको कोई ना कोई तो बैलेंस कर रहा होगा। अच्छा, बैलेंस करने का कारण क्या होगा कि ये ग्राउंड के साथ कांटेक्ट में, तभी तो नहीं खिसकी। अगर ये कांटेक्ट में नहीं होती तो खिसक जाती है, तो कांटेक्ट में इसलिए नहीं खिसक रही। मतलब इन दोनों के कांटेक्ट की वजह से, सरफेसेस के कांटेक्ट की वजह से एक अपोजिंग फोर्स जरूर लग रहा है, और वो कितने न्यूटन का होगा बच्चों, 2 न्यूटन का होगा। तभी ये अलमीरा जो है खिसक नहीं पा रहा है ना। तो ये जो 2 न्यूटन का फोर्स कांटेक्ट की वजह से अपोजिंग डायरेक्शन में लग रहा है, इसी को हम क्या बोल रहे हैं बच्चों, फ्रिक्शन फोर्स, फ्रिक्शन फोर्स। तो फ्रिक्शन क्या होता है, फ्रिक्शन फोर्स ऐसा फोर्स है जो दो सरफेसेस जब कांटेक्ट में आती हैं तभी ये अप्लाई होता है, नहीं तो ये अप्लाई नहीं होता है। अब मान लीजिए कि आपने बच्चों इसके ऊपर 4 न्यूटन का फोर्स लगाया, फिर भी अलमीरा नहीं खिसकी, तो इसका मतलब अपोजिट डायरेक्शन में 4 न्यूटन का फोर्स लगा। यानी ये फ्रिक्शन जो है ये अपने आप को एडजस्ट कर सकता है। जब उसको रेस्ट में रखने के लिए 2 न्यूटन लगाना था तो 2 न्यूटन फोर्स लगाया, जब उसको रेस्ट में रखने के लिए 4 न्यूटन लगाना था तो उसने अपना फोर्स बढ़ा दिया और 4 न्यूटन लगाया। फिर आपने इस पे फोर्स लगाया कितना बच्चों, लेट्स सपोज 8 न्यूटन, तो भी ये अलमीरा नहीं खिसका। इसका मतलब जो फ्रिक्शन है उसने फिर अपने आप को सेल्फ एडजस्ट किया और 8 न्यूटन लग गया। यानी ये जो अपना फ्रिक्शन है, फ्रिक्शन के कई सारे प्रकार होते हैं बच्चों, उसमें से एक प्रकार होता है फ्रिक्शन का सेल्फ एडजस्टिंग फ्रिक्शन। मतलब जो अपने आप को एडजस्ट कर सकता हो, जैसे इस केस में हो रहा है। आपने फोर्स बढ़ा रहे हो बट अलमारी नहीं खिसक रही है, अलमीरा जो है वो वैसी की वैसी है। हाँ, एक समय ऐसा आएगा कि ये अपने आप को एडजस्ट नहीं कर पाएगा। जैसे मान लीजिए कि आपने 10 न्यूटन का फोर्स लगा दिया, तो ये अपने आप को एडजस्ट नहीं कर पाया, इसका मैक्सिमम फोर्स 8 न्यूटन ही लग पाया, तो फिर ये अलमीरा खिसक जाएगा। नेट फोर्स 2 न्यूटन राइट की तरफ होगा और ये अलमीरा खिसक जाएगी, आगे बढ़ जाएगी। और जब ये खिसकेगी, ये अलमीरा जब यहाँ पे ऐसे बच्चों चल रही होगी और जब फ्रिक्शन लग रहा होगा, वो फ्रिक्शन बदल जाएगा। ये जब बॉडी रेस्ट पे थी तब जो फ्रिक्शन लगता है बच्चों, वो उस टाइप के फ्रिक्शन को हम बोलते हैं स्टैटिक फ्रिक्शन, है ना। फ्रिक्शन के कई सारे प्रकार होते हैं। और जब ये बॉडी मूव करने लगती है वेलोसिटी से, और जब जो फ्रिक्शन लगता है उसको हम बोलते हैं काइनेटिक फ्रिक्शन, है ना। तो ये काइनेटिक फ्रिक्शन हो गया, और ये बच्चों स्टैटिक फ्रिक्शन है। तो आई होप आप समझ पा रहे होंगे। जब एक सरफेस के ऊपर दूसरी बॉडी चल रही होगी तो वो काइनेटिक फ्रिक्शन होगा। अगर एक सरफेस के ऊपर दूसरी बॉडी रुकी हुई होगी, रेस्ट पे होगी, तो वो स्टैटिक फ्रिक्शन होगा। अच्छा बच्चों, ये फ्रिक्शन तब आता है जब दो बॉडीज के बीच में रिलेटिव मोशन होता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। जैसे मैं आपसे बोलूं कि ये ब्लॉक है, उसके ऊपर एक ब्लॉक है, तो अगर ये ब्लॉक v वेलोसिटी से चल रहा है और ये ब्लॉक भी आप v वेलोसिटी से चला रहे हैं, तो इनके बीच में रिलेटिव मोशन नहीं है, देयर इज नो रिलेटिव मोशन, तो इनके बीच में फ्रिक्शन भी नहीं होगा, फ्रिक्शन जीरो होगा, लगने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि जितनी रफ्तार से ये चल रहा है उतनी रफ्तार से ये चल रहा है। तो इनके बीच में कांटेक्ट होने के बावजूद फ्रिक्शन नहीं होगा, क्योंकि देयर इज नो रिलेटिव मोशन। इसके रेस्पेक्ट में इसकी वेलोसिटी जीरो है और ऊपर वाले के रेस्पेक्ट में इसकी वेलोसिटी जो है वो जीरो है, तो यहाँ पे कोई भी फ्रिक्शन नहीं लगेगा, नो फ्रिक्शन, बिकॉज नो रिलेटिव मोशन। यानी फ्रिक्शन तभी आता है जब आपका रिलेटिव मोशन होता है बच्चों, दो सरफेसेस के बीच में रिलेटिव मोशन होता है। ये एक बात याद रखना है, ये हमें, है ना। तो फ्रिक्शन तभी आता है जब दो सरफेसेस के बीच में रिलेटिव मोशन होता है। अगर दो सरफेसेस के बीच में रिलेटिव मोशन नहीं होगा तो फ्रिक्शन नहीं आएगा। अच्छा, ये फ्रिक्शन आता क्यों है बच्चों,
क्योंकि जो दो सरफेसेस कांटेक्ट में है, जैसे ये अलमीरा है और ये आपका ग्राउंड है, तो इसको आप थोड़ा सा इसके बीच का जो सरफेस कांटेक्ट में, इसको थोड़ा जूम करके देखेंगे अगर आप, तो ये पता चलेगा कि ये रफ सरफेसेस है, ये बहुत स्मूथ सरफेसेस नहीं है, ये रफ सरफेस है। वैसे नीचे का ग्राउंड का भी रफ सरफेस है। तो रफ सरफेस में ऐसी हिल्स और वैलीज होती हैं, हिल्स और वैलीज होती हैं। तो ये किसी किसी का वैली, किसी किसी का हिल, ये दोनों आपस में क्या हो जाते हैं बच्चों, इंटरलॉकिंग कर लेते हैं। ये क्या कर लेते हैं, इंटरलॉकिंग। जब ये इंटरलॉकिंग कर लेते हैं तो ये एक दूसरे के ऊपर खिसकते नहीं है आसानी से, इसलिए इसको खिसकाने के लिए बहुत ताकत लगानी पड़ती है, तब जाके ये इंटरलॉकिंग ब्रेक होती है। ब्रेक होती है तो इसके ऊपर मूव करना चालू करता है। हाँ, एक बार मूव करना चालू कर गया तो फिर फ्रिक्शन की कम हो जाएगा। शुरुआत में मूव कराना कठिन होता है, इसलिए स्टैटिक फ्रिक्शन जो है वो काइनेटिक फ्रिक्शन से ज्यादा होता है। मतलब स्टैटिक फ्रिक्शन में भी दो प्रकार के फ्रिक्शन होते हैं, एक तो सेल्फ एडजस्टिंग फ्रिक्शन, जो अपने आप को एडजस्ट कर लेता है मैक्सिमम वैल्यू तक, लेकिन मैक्सिमम वैल्यू से ज्यादा ये फ्रिक्शन लग नहीं सकता है, तो उसके बाद अगर आप फोर्स लगाओगे तो ये मूव कर जाएगा। तो जो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन है उसको लिमिटिंग फ्रिक्शन बोलते हैं। स्टैटिक फ्रिक्शन दो प्रकार के होते हैं, एक सेल्फ एडजस्टिंग फ्रिक्शन जो अपनी वैल्यूज को एडजस्ट कर पाएगा, लेकिन एक बार ऐसा होगा कि जब वो मैक्सिमम वैल्यू को क्रॉस कर जाएगा उसके बाद वो अपने आप को एडजस्ट नहीं कर पाएगा, तो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन जो है उसको लिमिटिंग फ्रिक्शन बोलते हैं। तो ये जो लिमिटिंग फ्रिक्शन है ये काइनेटिक से ज्यादा होता है, क्योंकि शुरुआत में इसको चलाना बहुत मुश्किल है क्योंकि इंटरलॉकिंग होती है, लेकिन एक बार ये ब्रेक हो जाती है इंटरलॉकिंग तो फिर मूव करना थोड़ा सा आसान होता है। तो काइनेटिक फ्रिक्शन जब बॉडी चलने लगती है, रिलेटिव मोशन आ जाता है, तब काइनेटिक फ्रिक्शन लगना चालू होता है। अब देखो बच्चों, यहां से आपको जितने भी मैंने एग्जांपल्स दिए इसमें आपको ये समझ में आ रहा होगा कि फ्रिक्शन जो है वो मोशन को अपोज कर रहा है, रिलेटिव मोशन को अपोज करता है। एक्चुअली में रिलेटिव मोशन को अपोज कर रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है। एक्चुअली में हमेशा फ्रिक्शन मोशन को अपोज करे ये जरूरी नहीं है, फ्रिक्शन मोशन को सपोर्ट भी कर सकता है। कैसे, मैं आपको समझाता हूं। जैसे मान लीजिए कि एक ब्लॉक ये है, उसके ऊपर दूसरा ब्लॉक ये है, अब आपने इस पे फोर्स लगाया, मान लो नीचे वाले पे फोर्स लगाया, इनके बीच में रफ सरफेस है तो इनके बीच में इंटरलॉकिंग बनी हुई है, तो जैसे ही इसमें फोर्स लगाया तो नीचे वाला ब्लॉक आगे खिसकना चाहेगा। अब आप इस पे बैठ के देखो, रिलेटिव मोशन के लिए देखो, तो इसके रेस्पेक्ट में ये ब्लॉक तो आगे खिसकेगा ना, तो ये वाला ब्लॉक इस पे फ्रिक्शन कहां लगाएगा बच्चों, ऊपर वाला नीचे पे, क्योंकि नीचे वाला ब्लॉक ऊपर के रेस्पेक्ट में आगे खिसक रहा है, तो उसको अपोज करने के लिए पीछे फ्रिक्शन लगाएगा। तो इस पे खुद पे फ्रिक्शन कहां लगेगा, अगर ऊपर वाले ने नीचे वाले ब्लॉक पर पीछे फ्रिक्शन लगाया है तो नीचे वाले ब्लॉक ने ऊपर वाले पे आगे फ्रिक्शन लगाएगा। ये तो न्यूटन थर्ड लॉ का नियम है भाई, इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन लगता है। तो ऊपर वाला ब्लॉक भी चलने लगेगा, मतलब ये नीचे वाले ब्लॉक को आप खिसकाओगे तो ऊपर वाला भी ब्लॉक अपने आप खिसकेगा। देखो, जैसे एग्जांपल के लिए मैं आपको बताता हूं, यहाँ पर ये भाई एक ब्लॉक है ना, ये आपको दिख रहा है बच्चों, और ये दूसरा ब्लॉक है। देखो, मैंने नीचे वाले ब्लॉक पे फोर्स लगाया, ऊपर वाला ब्लॉक अपने आप खिसक रहा है, फोर्स तो ऊपर पे लगा नहीं है। तो ऊपर वाले ब्लॉक को चलाने का कारण क्या है, चलने का कारण क्या है, देखो बच्चों, ये ऊपर वाला ब्लॉक कैसे चल रहा है, मैं तो फोर्स नीचे वाले ब्लॉक पे लगा रहा हूं, लेकिन ऊपर वाला ब्लॉक तो चल रहा है ना। ये क्यों चल रहा है भाई, ये क्यों चल रहा है, क्योंकि ऊपर वाले ब्लॉक पे फ्रिक्शन लग रहा है, ऊपर वाले ने नीचे वाले पे पीछे फ्रिक्शन लगाया है, तो नीचे वाले ने ऊपर वाले ब्लॉक पे आगे फ्रिक्शन लगाया, जिसकी वजह से वो इस ब्लॉक के साथ साथ चल रहा है। यानी ऊपर वाले का चलने का कारण फ्रिक्शन है बच्चों। तो फ्रिक्शन हमेशा अपोज करता हो मोशन, ऐसा जरूरी नहीं है, वहां जहां पे जरूरत है वहां पे वो सपोर्ट भी करता है, तो वो बॉडी को मूव भी करा सकता है ना। तो ये एक मिसकंसेप्शन होता है जो बच्चे के माइंड में होता है, ये आपके माइंड में नहीं होना चाहिए। यानी फ्रिक्शन ऐसा नहीं है कि ऑलवेज अपोजेस द मोशन, इट अपोजेस द रिलेटिव मोशन, वो रिलेटिव मोशन को अपोज करता है। और जहां पे जरूरत है रिलेटिव मोशन को अपोज करने के लिए किसी ब्लॉक को चलाने का, तो फिर वो उस ब्लॉक को चलाएगा भी, मतलब मोशन को सपोर्ट भी कर सकता है। रिलेटिव मोशन को अपोज करता है बट मोशन ऑफ द बॉडी को सपोर्ट कर सकता है। कौन बच्चों, फ्रिक्शन। तो आई होप आपको ये वाला पॉइंट भी क्लियर हुआ होगा, है ना। तो ये जितनी भी चीजें मैंने अभी आपको फ्रिक्शन के बारे में बताई वो मैं आपको लिखवा देता हूँ। अच्छा, एक चीज और है कि ये इंटरलॉकिंग जो मैंने आपको बताया, फिर ये ब्रेक हो जाता है, इसलिए ये एक अपोजिशन फोर्स लगाता है, क्योंकि ये इंटरलॉक होते हैं, जो रफ सरफेसेस हैं, हिल्स एंड वैलीज हैं, इस वजह से वो अपोजिंग फोर्स लगाता है और इसको चलने से रोकता है, रिलेटिव मोशन को रोकता है। लेकिन इसका बाद में स्टडी करी गई तो इसका एक और एक्चुअल कारण है। एक्चुअली में ये जो फ्रिक्शन है, जो मॉडर्न स्टडी है, वो ये कहती है ये जो फ्रिक्शन है ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है। कैसा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है
कि होता क्या एक्चुअली में कि यहाँ पे जब रफ सरफेसेस होते हैं तो ये चलता है, तो यहाँ पे बॉन्ड्स ब्रेक होते हैं, तो एक सरफेस से दूसरे सरफेस में इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर हो जाते हैं बच्चों। तो जिस सरफेस में इलेक्ट्रॉन्स की एक्सेस हो जाती है वो नेगेटिवली चार्ज बॉडी हो जाती है, और जिस सरफेस से इलेक्ट्रॉन मूव करके दूसरे में आते हैं ड्यू टू दिस ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड्स, तो वो पॉजिटिवली चार्ज हो जाती है। तो इनके बीच में अट्रैक्शन फोर्स लगता है, क्योंकि आप जानते हो अपोजिट चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर, और इस अट्रैक्शन की वजह से जब बॉडी आगे खिसकाना चाहता है तो उसको पीछे की तरफ रिलेटिव मोशन को रोकने की कोशिश करता है। तो इसलिए कहा गया है कि जो फ्रिक्शन है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है, क्योंकि वो इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन फोर्स के वजह से लगता है जब बॉन्ड की ब्रेकिंग होती है ना। तो ये मॉडर्न थ्योरी है। तो मैंने आपको बेसिक बेसिक फ्रिक्शन के बारे में बता दिया। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि ये काइनेटिक फ्रिक्शन है, मतलब स्टैटिक फ्रिक्शन है। तो स्टैटिक फ्रिक्शन दो प्रकार का होता है, एक सेल्फ एडजस्टिंग फ्रिक्शन, जिसमें अगर शुरुआत में आप कोशिश कर रहे हो इसको मूव करने की, मूव नहीं हो रहा है, रेस्ट पे हो रहा है, तो वो अपने आप को सेल्फ एडजस्ट कर सकता है, लेकिन एक मैक्सिमम वैल्यू तक ही कर सकता है, जैसे 8 न्यूटन। इससे ज्यादा उसकी ताकत है ही नहीं कि वो रोक पाए, तो फिर उसके बाद ये मूव कर जाएगा। जब मूव कर जाएगा तो काइनेटिक फ्रिक्शन लगेगा। काइनेटिक फ्रिक्शन भी दो प्रकार का होता है, जैसे ये स्लाइड कर रहा है तो ये जो स्लाइडिंग वाला फ्रिक्शन था काइनेटिक, इसको स्लाइडिंग फ्रिक्शन बोलते हैं। और एक होता है कि बच्चों आप कोई चीज रोल कर रहे हो तो उसमें रोलिंग फ्रिक्शन भी आ जाता है, वो रोटेशनल मोशन में आएगा रोलिंग फ्रिक्शन। अभी हम रोलिंग फ्रिक्शन की बात नहीं कर रहे हैं, है ना। बाकी मैं आपको टाइप्स में लिखवा दूंगा, तो उसकी आप टेंशन नहीं ले। तो जब भी दो सरफेसेस के बीच में कोई रिलेटिव मोशन नहीं हो रहा है और बॉडी मूव नहीं कर रही है एक्सटर्नल फोर्स लगाने के बावजूद, तो वहां पे जो फ्रिक्शन लग रहा होगा वो स्टैटिक फ्रिक्शन लग रहा होगा। मूव नहीं कर रहा है तो मैक्सिमम वैल्यू से पहले जो फ्रिक्शन लग रहा होगा वो सेल्फ एडजस्टिंग फ्रिक्शन होगा। मैक्सिमम वैल्यू ऑफ सेल्फ एडजस्टिंग फ्रिक्शन जो है वो लिमिटिंग फ्रिक्शन कहलाएगा, जो काइनेटिक फ्रिक्शन से ज्यादा होता है, क्योंकि एक बार मूव कर गया तो फ्रिक्शन थोड़ा सा कम हो जाता है। ऑब्वियस सी बात है, शुरुआत में चीजों को खिसकाने में ज्यादा ताकत लगती है, बट एक बार खिसकना चालू हो जाती है तो फिर वो आराम से खिसकती है, तो काइनेटिक फ्रिक्शन थोड़ा कम हो जाता है। काइनेटिक फ्रिक्शन दो प्रकार के होते हैं, स्लाइडिंग और रोलिंग। रोलिंग अभी नहीं पढ़ना, रोलिंग हम रोटेशनल मोशन में देखेंगे। अभी हमें काइनेटिक फ्रिक्शन का स्लाइडिंग वाला पार्ट देखना है, मतलब सरफेस एक दूसरे के ऊपर स्लाइड होगी, और इन स्लाइड होने का मतलब उन दोनों के बीच में रिलेटिव मोशन होना चाहिए। फ्रिक्शन हमेशा मोशन को अपोज करता है ऐसी बात नहीं है, वो रिलेटिव मोशन को अपोज करता है, बट मोशन ऑफ अ बॉडी को सपोर्ट भी कर सकता है। अगर उसको चाहिए कि भाई उसको रिलेटिव मोशन को अपोज करने के लिए किसी बॉडी को चलाना पड़े, तो फिर वो उस बॉडी को चलाएगा। कुल मिला के बात यह है कि जो फ्रिक्शन है, जिन भी दो सरफेसेस के बीच में फ्रिक्शन लग रहा है, वो उन दोनों सरफेसेस को साथ में रखना चाहता है। मेन बात यह बच्चों, जो भी दो सरफेसेस है उनके बीच में रिलेटिव मोशन नहीं चाहता। रिलेटिव मोशन नहीं चाहने का मतलब क्या है कि उन सरफेसेस को वो बांध के रखना चाहता है, और फ्रिक्शन अपना काम करता रहता है, हमेशा यही काम करता रहता है कि दो सरफेसेस जो कांटेक्ट में है वो हमेशा एक दूसरे के साथ रहें, वो एक दूसरे से अलग ना हो। अगर कोई बॉडी चल जाती है तो भी फ्रिक्शन लगता है, तब तक लगता रहता है तब तक कि वो दोनों को साथ में ना बांध दे, है ना। तो कुल मिला के बात यह है कि फ्रिक्शन दो सरफेसेस को हमेशा साथ में रखना चाहता है, यही फ्रिक्शन का मेन काम है, इसलिए वो रिलेटिव मोशन को अपोज करता है। अब साथ में रखने के लिए अगर उसको चलाना पड़ेगा किसी बॉडी को, तो फिर वो चलाएगा भी, मतलब मोशन दे देगा बॉडी को, है ना। तो आई होप आपको फ्रिक्शन की बेसिक कहानी समझ में आई होगी। तो मैंने यहाँ जितनी भी चीजें बोली हैं वो सब मैं आपको अब पॉइंट बाय पॉइंट लिखवा देता हूं, ताकि आपको याद रहे कि हमने क्या बोला हुआ है। तो ठीक है बच्चों, अब जितनी भी चीजें मैंने आपको कही हैं, समझाई हैं, वो सारी पॉइंट्स हम लिख लेते हैं। तो पहला पॉइंट आप लिखेंगे फ्रिक्शन। फ्रिक्शन इज अ फोर्स, फ्रिक्शन इज अ फोर्स which acts only when the two surfaces are in contact, and it always opposes the रिलेटिव मोशन, है ना बच्चों। वर्ड समझो, रिलेटिव मोशन को अपोज करता है, मोशन को अपोज नहीं करता है। रिलेटिव मोशन between the two surfaces, फिर उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आप लिखेंगे बच्चों फ्रिक्शन
कैन सपोर्ट, friction can support or oppose, friction can support or oppose the motion of body। मतलब वो मोशन ऑफ द बॉडी को सपोर्ट भी कर सकता है और अपोज भी कर सकता है। तो ऐसा नहीं समझना कि मोशन को अब हमेशा अपोज ही करता है। मोशन ऑफ अ बॉडी वो उसको सपोर्ट भी कर सकता है ना, अभी एग्जांपल के थ्रू मैंने आपको बता दिया। उसके बाद फिर थर्ड लिखेंगे आप फ्रिक्शन, फ्रिक्शन always acts in the tangential direction, friction always acts in the tangential direction between the two surfaces, between the two surfaces in contact। तो हमेशा ये टेंजेंशियल ही लगता है बच्चों, है ना, ये इसकी डायरेक्शन है। मतलब रिलेटिव मोशन को तो अपोज करेगा, बट देखो सरफेस के टेंजेंशियल ही बनाया मैंने फ्रिक्शन फोर्स, यहाँ पे ये सरफेस के टेंजेंशियल लगता है ना, परपेंडिकुलर टू सरफेस नहीं लगता है। ये बात आप याद रखेंगे, रिलेटिव मोशन को अपोज करता है और टेंजेंशियल टू द सरफेस लगता है ना। तो ये बात आपको ध्यान देना है, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन। फिर उसके बाद फ्रिक्शन के बारे में अगर हम लिखेंगे तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं friction arises between the two surfaces, due to irregularities, मतलब रफनेस, है ना, जैसे मैंने अभी आपको बताया था रफनेस ऑफ सरफेस की वजह से, irregularities और रफनेस on the surfaces which are in contact, on the surfaces which are interlocked, है ना, which are interlocked with each other when contact is maintained, when contact is maintained, है ना बच्चों। तो ये अभी मैंने जो आपको बताया वो यहाँ पर लिख दिया है। फिर उसके बाद आप लिख सकते हो if we slide, इसी के नीचे आप लिख लें if we slide one body over another body, then these interlocking surfaces breaks due to which an opposing force exist। इसी की वजह से वो अपोजिंग फोर्स एग्जिस्ट करता है, यानी कि फ्रिक्शन एग्जिस्ट करता है। तो आई होप यहाँ पे जितने पॉइंट्स लिखे हैं वो आपको बच्चों क्लियर होंगे, और एक दो पॉइंट्स बचे हैं वो हम नेक्स्ट पेज पे लिख लेते हैं ना, तो जल्दी से नोट करो फिर आगे बढ़ते हैं। तो देखिए बच्चों और क्या हम लिख सकते हैं यहाँ पे, जो मैंने आपको बताया कि जो मॉडर्न थ्योरी है उसमें फ्रिक्शन जो है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स का टाइप है ना। तो फ्रिक्शन इज अ टाइप ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, फिर उसमें आप लिख सकते हो बिकॉज
because during relative motion between the surfaces there is a transfer of electrons which makes the two surfaces oppositely charged and hence force of attraction is applied इसलिए फ्रिक्शन फोर्स फिर अप्लाइड होता है, ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है ना बच्चों। तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कहानी की थ्योरी है। उसके बाद फिर आप याद रखेंगे जो मैंने आपको बताया कि फ्रिक्शन हमेशा दो सरफेसेस को साथ में रखना चाहता है। फ्रिक्शन फोर्स ऑलवेज wants to keep two surfaces together in contact। तो हमेशा फ्रिक्शन चाहता है कि दो सरफेसेस जो हैं वो हमेशा एक साथ रहें और कांटेक्ट में रहें। ये उसका मेन लॉजिक है, मेन काम है। तो ये नहीं भूलना है, तभी आप फ्रिक्शन को समझ पाएंगे अच्छे से, नहीं तो फ्रिक्शन फिर समझ में आता नहीं अच्छे से, है ना। तो आई होप आपको ये सारी जो पॉइंट्स हैं लिखवाए हैं बच्चों वो आपको समझ में आ गए होंगे। उसके बाद फिर हम क्या करेंगे कि यहाँ पर टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन अगर मैं दिखाऊं तो यहाँ पे हम एक चार्ट बना लेते हैं। तो टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन में जो फ्रिक्शन के टाइप्स हैं जैसा कि मैंने आपको बताया, तो बच्चों मेनली ये दो प्रकार के फ्रिक्शन होते हैं। तो जो पहला टाइप का फ्रिक्शन है भाई उसको आप बोलोगे स्टैटिक फ्रिक्शन। स्टैटिक फ्रिक्शन तब लगता है जब बॉडी जो है दूसरे सरफेस के रेस्पेक्ट में रेस्ट पे रहे, यानी कोई भी रिलेटिव मोशन ना हो, तो वो जो फ्रिक्शन लग रहा होता है वो स्टैटिक फ्रिक्शन है। और अगर रिलेटिव मोशन हो जाए, एक बॉडी दूसरे सरफेस के ऊपर मूव कर रही है, तो फिर वो काइनेटिक फ्रिक्शन हो जाता है ना। तो बच्चों फिर वो काइनेटिक फ्रिक्शन हो जाता है। तो ये दो प्रकार के फ्रिक्शन है। स्टैटिक फ्रिक्शन भी कितने दो प्रकार के होते हैं बच्चों। एक होता है आपका सेल्फ एडजस्टिंग फ्रिक्शन, जैसे मैंने आपको बताया था, जो अपनी वैल्यू को एडजस्ट कर सकता है बार बार, और वो हमेशा इक्वल टू एक्सटर्नल फोर्स ही लगता है ना। तो सेल्फ एडजस्टिंग फ्रिक्शन, और सेल्फ एडजस्टिंग फ्रिक्शन की एक मैक्सिमम लिमिट होती है जिसके बाद ये लगना बंद हो जाता है। मतलब उसके बाद फिर अगर ज्यादा एक्सटर्नल फोर्स लगाओगे तो बॉडी मूव कर जाएगी। तो सेल्फ एडजस्टिंग का जो मैक्सिमम वैल्यू है, मैक्सिमम लिमिट है, उसको लिमिटिंग फ्रिक्शन बोलते हैं। लिमिटिंग फ्रिक्शन, ठीक है बच्चों। तो ये दो प्रकार के हो गए, सेल्फ एडजस्टिंग फ्रिक्शन और लिमिटिंग फ्रिक्शन। उसके बाद जो काइनेटिक फ्रिक्शन है ये भी दो प्रकार के होते हैं बच्चों। तो एक जो इस चैप्टर में हमें पढ़ना है काइनेटिक फ्रिक्शन का मतलब हम पढ़ने वाले हैं स्लाइडिंग फ्रिक्शन को ही काइनेटिक फ्रिक्शन बोलेंगे, है ना। बाद में एक दूसरा टाइप का होता है, वो बाद में हम देखेंगे जब रोटेशन में आएंगे, तो उसको रोलिंग फ्रिक्शन बोलते हैं। अच्छा, इन सब में अगर सबसे कम वैल्यू जिसकी किसकी होती है, तो इन सब में हमेशा रोलिंग फ्रिक्शन सबसे कम लगता है। इसलिए किसी बॉडी को रोल करना ज्यादा आसान होता है उसको स्लाइड करने के, और सेल्फ एडजस्टिंग में तो खिसकेगा भी नहीं, है ना। तो कम से कम फ्रिक्शन जो है, तो आप ऐसा बोल सकते हो कि सबसे कम वैल्यू जो है वो आपका रोलिंग फ्रिक्शन की होती है ना।
तो हमेशा याद रखेंगे इस बात को, द मिनिमम वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन इज ऑलवेज इन रोलिंग फ्रिक्शन, है ना। तो रोलिंग फ्रिक्शन में सबसे कम फ्रिक्शन लगता है अगर हम किसी से भी कंपेयर करें, है ना। सेम अगर चीजें हो कंपेयर करें तो रोलिंग फ्रिक्शन में सबसे कम फ्रिक्शन की वैल्यू होती है। इसलिए रोलिंग करना बॉडीज की ज्यादा आसान होती है। उसको रोलिंग करने के लिए लेकिन याद रखना है कि सर्कुलर ऑब्जेक्ट्स भी चाहिए। ऐसा नहीं कि अब आप ट्राइंगुलर ऑब्जेक्ट ले रहे हो और फिर उसको रोल करा, तो उसको रोल कराने में आपको कम नहीं लगेगा। सर्कुलर ऑब्जेक्ट्स को रोल करने में बहुत कम फ्रिक्शन देता है, इसलिए आप रोल करना ज्यादा पसंद करते हो, है ना, कंपैरेटिवली टू उसको स्लाइड करना। तो आई होप बच्चों आपको ये सारे पॉइंट्स क्लियर होंगे, टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन भी क्लियर होगा। इसको जल्दी से नोट करो, फिर आगे बढ़ते हैं। तो देखिए बच्चों, अब हम आगे बढ़ते हैं। तो शुरू करते हैं अब स्टैटिक फ्रिक्शन से। तो जैसे मैंने आपको बताया कि स्टैटिक फ्रिक्शन तब अपीयर होता है जब दो बॉडीज के बीच में कोई भी रिलेटिव मोशन ना हो रहा हो और एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड है ना। तो आप यहाँ पर लिख देंगे स्टैटिक फ्रिक्शन, स्टैटिक फ्रिक्शन। तो स्टैटिक फ्रिक्शन में आप लिख सकते हो, it appears between the two surfaces only when there is no relative motion between the surfaces of body, है ना। तो कोई रिलेटिव मोशन नहीं होना चाहिए। जैसे कि फॉर एग्जांपल, अगर यहाँ पे ग्राउंड पे इस तरीके से एक ब्लॉक रखा हुआ है और आपने फोर्स अप्लाई किया है, एक्सटर्नल फोर्स F, बट ये बॉडी जो है बच्चों वो रेस्ट पर है, तो इसका मतलब इस पे जो फ्रिक्शन लग रहा होगा वो स्टैटिक फ्रिक्शन लग रहा है, FS, है ना, तभी रेस्ट पे है। फिर उसके बाद अगर हम देखें तो और सिचुएशन देखें तो ये मान लीजिए कि एक वॉल है, वॉल पे अगर ये आपका बच्चों ब्लॉक है जिसका मास m है, आपने ऐसे फोर्स लगा के मान लो हाथ से ऐसे ब्लॉक को दबा दिया है, तो नॉर्मल रिएक्शन ऐसे अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा और नीचे की तरफ mg लगेगा। लेकिन इस mg को कौन बैलेंस कर रहा होगा, इस दीवार के टेंजेंशियल जो ये फोर्स लग रहा होगा ऊपर की तरफ, क्योंकि ये ब्लॉक रेस्ट पर है तो ये जो फोर्स है ये स्टैटिक फ्रिक्शन होगा, है ना। इस तरीके से स्टैटिक फ्रिक्शन बता सकते हो। अब जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था कि ये अगर आपका फोर्स आपने नीचे वाले पे लगाया तो ये वाली बॉडी खिसक गई, लेकिन ऊपर वाली बॉडी उसके साथ चल रही है क्योंकि इसमें फ्रिक्शन लग रहा है। तो नीचे वाली खिसक गई तो नीचे पे यहाँ पे फ्रिक्शन ऐसे लगेगा, ऊपर वाली बॉडी पे फ्रिक्शन ऐसे लगेगा। बट ये दोनों सरफेस, इन दोनों के बीच का रिलेटिव मोशन नहीं है क्योंकि ये साथ साथ चल रहे हैं। तो ये जो फ्रिक्शन है इस केस में स्टैटिक फ्रिक्शन है। अगर इनके बीच में रिलेटिव मोशन आ जाता है, जैसे ये नीचे वाले में स्टैटिक फ्रिक्शन नहीं है क्योंकि इसके ऊपर चल गया तो नीचे काइनेटिक फ्रिक्शन है, बट इन दो ब्लॉक्स के बीच में स्टैटिक फ्रिक्शन है क्योंकि वो दोनों साथ साथ हैं। भले ही वो चल रहा है लेकिन इसके रेस्पेक्ट में तो वो रेस्ट पे है ना, इसके साथ चल रहा है, तो स्टैटिक फ्रिक्शन है ना। तो ध्यान रखना बच्चों, ये स्टैटिक फ्रिक्शन की कहानी है। स्टैटिक फ्रिक्शन है, सेल्फ एडजस्टिंग फ्रिक्शन है जब तक इसकी मैक्सिमम वैल्यू नहीं हो जाती। जैसे कि अभी मैंने आपको एग्जांपल बताया था कि कोई भी ब्लॉक हो, अगर मान लीजिए कि आपने इसमें 2 न्यूटन का फोर्स लगाया तो फ्रिक्शन भी आपका कितना लग गया बच्चों इसके ऊपर, 2 न्यूटन का, ये रेस्ट पर आई। फिर आपने फोर्स 4 न्यूटन बढ़ाया तो फ्रिक्शन भी 4 न्यूटन हो गया। ऐसे ही आपने 6 न्यूटन किया तो फ्रिक्शन भी 6 न्यूटन हो गया। अच्छा, इसकी मैक्सिमम लिमिट मान लीजिए 8 न्यूटन है तो 8 न्यूटन लगाने पे भी ये नहीं हिलेगा, लेकिन जैसे ही 8 न्यूटन से अब 10 न्यूटन होगा तो ये मूव करेगा। तो सेल्फ एडजस्टिंग फ्रिक्शन जो है ये एक्सटर्नल फोर्स जो अप्लाइड है या फोर्स अप्लाइड जो है उसके बराबर होता है। सेल्फ एडजस्टिंग फ्रिक्शन हमेशा 4, जब वो 2 था तो 2 था, 4 था तो 4 है, 6 था तो 6 है, 8 है तो 8 है,
मतलब ये हमेशा जो सेल्फ एडजस्टिंग फ्रिक्शन होता है वो जब तक अपनी मैक्सिमम वैल्यू तक नहीं पहुंचता तब तक वो अप्लाइड फोर्स के बराबर होता है। और ये वेरिएबल है बच्चों, जीरो से लेकर मैक्सिमम फोर्स तक, मैक्सिमम सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स तक कहीं तक भी वेरी कर सकता है जब आपका फोर्स अप्लाइड फोर्स वेरी करेगा, है ना। तो हमेशा याद रखेंगे कि यहाँ पे अगर हम सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स की बात करें, सेल्फ एडजस्टिंग फ्रिक्शन की बात करें, सेल्फ एडजस्टिंग फ्रिक्शन जब बॉडी रेस्ट पे है, जब बॉडी रेस्ट पे है ये तब लगता है सेल्फ एडजस्टिंग फ्रिक्शन। और ये जो सेल्फ एडजस्टिंग फ्रिक्शन की वैल्यू है बच्चों, ये हमेशा जीरो से लेकर मैक्सिमम वैल्यू तक वेरी करती है ना। सेल्फ एडजस्टिंग फ्रिक्शन जो है या स्टैटिक फ्रिक्शन आप बोलो तो वो जीरो से लेकर अपने मैक्सिमम वैल्यू तक वेरी करती है। यानी कि ये जो सेल्फ एडजस्टिंग फ्रिक्शन होता है ये वेरिएबल फोर्स है, याद रखेंगे, ये कांस्टेंट फोर्स नहीं है, ये वेरिएबल फोर्स है, वेरी कर सकता है ये, है ना। लेकिन हमेशा याद रखना कि जब भी मैक्सिमम वैल्यू से कम फोर्स अप्लाइड किया जाएगा तो जो स्टैटिक फ्रिक्शन है या सेल्फ एडजस्टिंग फ्रिक्शन है वो हमेशा किसके बराबर होगा, वो हमेशा एफ अप्लाइड के बराबर होगा अगर मैक्सिमम वैल्यू से कम है। ये तब है इफ जो एफ अप्लाइड है वो बच्चों किससे कम है, वो मैक्सिमम वैल्यू से कम है। मैक्सिमम वैल्यू से कम है तब तक ये जो स्टैटिक फ्रिक्शन होगा वो अप्लाइड फोर्स के बराबर होगा। फिर मैक्सिमम वैल्यू से ज्यादा हो जाएगा तो फिर मूव कर जाएगा तो फिर स्टैटिक फ्रिक्शन लगेगा ही नहीं, है ना। तो ये इक्वल टू और लेस देन एफ अप्लाइड। तो हमेशा याद रखना फ्रिक्शन की वैल्यू अप्लाइड फोर्स के बराबर होती है। तो आई होप आपको ये वाला पॉइंट भी बच्चों क्लियर होगा। उसके बाद फिर अगर हम इस मैक्सिमम फोर्स की बात करें जो मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन लग सकता है उसको लिमिटिंग फ्रिक्शन बोलते हैं भाई। उसको क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स, लिमिटिंग फ्रिक्शन। तो लिमिटिंग फ्रिक्शन की वैल्यू क्या होगी वो हम कैसे पता करेंगे, तो हमने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए हैं तो हमने ये पाया है फ्रिक्शन बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स में कि कोई भी बॉडी है इस पे अगर आप ऐसे फोर्स लगा रहे हो तो इसके पीछे जो फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है और मैक्सिमम फ्रिक्शन जो लग रहा है वो इस बात पे डिपेंड करता है कि बच्चों ये नॉर्मल रिएक्शन फोर्स कितना है। ये जितना ज्यादा नॉर्मल रिएक्शन फोर्स होगा ये फ्रिक्शन उतना ज्यादा होता है। यानी कि ये जो एफ मैक्स है लिमिटिंग फ्रिक्शन है जिसको हम लिमिटिंग फ्रिक्शन बोल रहे हैं, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ बच्चों स्टैटिक फ्रिक्शन, इट इज प्रोपोर्शनल टू एन। ये जो रिजल्ट है ये हमें कैसे मिला है बच्चों, दिस रिजल्ट वी गेट एक्सपेरिमेंटली, है ना। तो कई सारे एक्सपेरिमेंट किए गए हैं और हर एक्सपेरिमेंट में ये हमें रिजल्ट मिलता है। तो एक्सपेरिमेंटली हमें एफ मैक्स या लिमिटिंग वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नॉर्मल रिएक्शन मिला। तो हमें अगर लिमिटिंग फ्रिक्शन की वैल्यू देना है तो एक कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी लेते हैं तो इसको म्यू एस कहा जाता है, म्यू एस। तो म्यू एस इज द म्यू एस वेयर म्यू एस इज डिफाइंड एज, इसको बोलते हैं कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। म्यू एस को डिफाइन किया गया बच्चों कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, है ना। तो ये म्यू एस को ऐसे डिफाइन किया गया कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। तो आई होप आपको ये वाला पॉइंट भी बच्चों क्लियर होगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी, है ना। तो इसको जल्दी से आप लोग नोट कर लो। जैसे इससे रिलेटेड अगर हम एक छोटा सा एग्जांपल पूछ लूं तो आपको क्लियर हो जाएगा कि ये स्टैटिक फ्रिक्शन का जो लिमिटिंग फ्रिक्शन है मैक्सिमम वैल्यू ये कैसे निकाला जाता है। जैसे मान लीजिए कि मैं आपसे बोलूं भाई कि यहाँ पे ये 5 kg का ब्लॉक है, इस पे आपने 220 न्यूटन का फोर्स लगाया है और आपसे बोला जा रहा है कि यहाँ पे जो कोफिशिएंट है वो बच्चों कितना है, म्यू एस। म्यू एस लेट सपोज आपका है 0.6, है ना। म्यू एस है, कोफिशिएंट है, ये फोर्स अपॉन नॉर्मल रिएक्शन फोर्स ही होगा तो ये यूनिटलेस होता है ना बच्चों। ध्यान रखना ये जो म्यू एस है इट इज यूनिटलेस क्वांटिटी क्योंकि दिस फोर्स का ही रेशियो है, ये यूनिटलेस क्वांटिटी होती है, इसकी कोई यूनिट नहीं होती तो आपको यूनिट नहीं दी जाएगी क्योंकि जो कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन है वो यूनिटलेस क्वांटिटी है ना। तो यहाँ पे 0.6 है तो आपसे पूछा गया कि ये ब्लॉक जो है वो चलेगा कि नहीं चलेगा, चलेगा तो क्या एक्सेलरेशन होगा और नहीं चलेगा तो क्या फ्रिक्शन होगा, ये सारी बातें आपसे पूछी जा रही। तो पहले जब भी ऐसा सवाल आए तो पहले आप मैक्सिमम फ्रिक्शन निकालो। तो देखो नीचे की तरफ एफबीडी बनाओ, एफबीडी बनाना तो मेन काम है, वो तो हमने एनएलएम में सीखा ही है। तो ऊपर की तरफ नॉर्मल रिएक्शन लग रहा है क्योंकि वर्टिकल में कोई एक्सेलरेशन नहीं हो सकता
इसलिए नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू जो है बच्चों वो 50 न्यूटन होगी, इसमें तो कोई दिक्कत है नहीं। तो मैक्सिमम जो फोर्स है वो हमारा स्टैटिक फ्रिक्शन का कोफिशिएंट मल्टी, देखो बच्चों ये म्यू एस इंटू एन करोगे तो म्यू एस है 0.6 और एन है जो है वो है 50, तो ये आ जाएगा 30 न्यूटन। अब मैक्सिमम फ्रिक्शन लग सकता है, अब ये मत सोच लेना आप आंसर में ये मत लिख देना कि फ्रिक्शन की वैल्यू 30 न्यूटन है, तो गलत हो जाएगा। फ्रिक्शन की वैल्यू यहाँ पे 30 न्यूटन नहीं लग रही है, ये मैक्सिमम फ्रिक्शन लग सकता है, लेकिन इसको रोकने के लिए कितना चाहिए, रेस्ट पे लाने के लिए कितना चाहिए, एक्सटर्नल फोर्स तो 20 है ना, तो ये मैक्सिमम से कम है, इसका मतलब ये रेस्ट पे रहेगा, रेस्ट पे रहेगा मतलब एक्सेलरेशन जो है बच्चों वो 0 है, तो ये तो चलेगा ही नहीं। लेकिन फ्रिक्शन की वैल्यू 30 नहीं है, 30 तो मैक्सिमम है, चाहिए कितना रोकने के लिए 20, तो लगेगा फ्रिक्शन 20 है ना। ये बच्चे गड़बड़ कर देते हैं और फ्रिक्शन लग रहा है बोल देते हैं 30 न्यूटन, नहीं बेटा 30 न्यूटन तो मैक्सिमम है, मैक्सिमम लग सकता है, लेकिन जरूरी नहीं है कि मैक्सिमम लग रहा हो, जितना जरूरत है उतना ही लगेगा। सोचो अगर 30 लगेगा तो ये तो अपने आप पीछे की तरफ भाग जाएगा, ऐसा थोड़ी ना होता है। तो अभी 20 की रिक्वायरमेंट है तो 20 लगेगा, सेल्फ एडजस्टिंग है ना। तो यहाँ पे फ्रिक्शन की वैल्यू आंसर जो है वो है 20 न्यूटन। मैक्सिमम तो हमने इसलिए निकाला है देखने के लिए कि भाई ये बॉडी चल सकती है कि नहीं, अगर ये चल जाती तो इस 20 की जगह एक्सटर्नल अप्लाइड को 30 से ज्यादा होना चाहिए था, तब ये चल पाएगा, नहीं तो नहीं चल पाएगा। तो उससे कम है इसलिए हमने बोला कि एक्सेलरेशन 0 है, और जो फ्रिक्शन लग रहा है उसके बाद वो एफ अप्लाइड के बराबर लगता है, इसलिए वो 20 न्यूटन लगेगा। तो आई होप आप ऐसे छोटे छोटे अगर क्वेश्चन पूछे जाएंगे जिनके चांसेस बहुत कम है लेकिन फिर भी बेसिक्स हैं, ये हमें समझ में आना चाहिए, नहीं तो चीजें समझ में नहीं आएंगी तो गड़बड़ होंगी फिर। तो देखिए बच्चों अब हम बात करेंगे काइनेटिक फ्रिक्शन की। तो अब आप हेडिंग डालें काइनेटिक फ्रिक्शन। तो काइनेटिक फ्रिक्शन तब लगता है जैसे मैंने आपको बताया जब दो सरफेसेस के बीच में रिलेटिव मोशन है ना। तो काइनेटिक फ्रिक्शन में आप लिख सकते हो भाई कि इट appears between the two surfaces only when there is relative motion between the two surfaces। अब हम देखें बच्चों टू सरफेसेस ऑफ बॉडी। तो बॉडी के दो सरफेसेस जो हैं, बॉडी दो जो बॉडीज हैं उनके दो सरफेसेस जो हैं उन पे जो रिलेटिव मोशन होता है तो ये फ्रिक्शन अपीयर होता है, तो उसको हम काइनेटिक फ्रिक्शन बोलते हैं। अब इसके हम मैग्नीट्यूड की बात करें अभी फिलहाल है ना, हम अभी डायरेक्शन की बात सीखेंगे, पहले हम मैग्नीट्यूड निकालना सीखें। तो फिर से यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि एक्सपेरिमेंटली जो देखा गया है, एक्सपेरिमेंटली ये देखा गया है कि इसमें भी ये जो काइनेटिक फ्रिक्शन है एफ के से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये भी प्रोपोर्शनल टू नॉर्मल रिएक्शन ही होता है बच्चों। तो जितना ज्यादा नॉर्मल रिएक्शन होगा उतना ही ज्यादा काइनेटिक फ्रिक्शन होगा। और यहाँ पे एफ के जो है इक्वल टू करना है तो यहाँ पे फिर से कांस्टेंट प्रोपोर्शनलिटी आएगा जो कि म्यू के होगा, वेयर म्यू के जैसे वहां पे म्यू एस था तो यहाँ पे म्यू के जो है इसको बोलेंगे कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन, कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन, कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन है ना। और एक बात आप याद रखिएगा कि जो ये म्यू के है कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन, वो कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन से लेस होता है। जैसे मैंने आपको बताया था मैक्सिमम वैल्यू ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन, पहले चलाने के लिए ज्यादा फोर्स लगता है तो फ्रिक्शन ज्यादा लगता है, उसके बाद एक बार बॉडी चल जाती है तो कम फोर्स लगता है, तो इसलिए कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन हमेशा स्टैटिक फ्रिक्शन से छोटा होता है। हाँ लेकिन आपको जब सवाल आएंगे तो बहुत सारे सवालों में आपको ये अलग अलग वैल्यूज नहीं देते बच्चों, काइनेटिक फ्रिक्शन की और स्टैटिक फ्रिक्शन की, तो वहां आपको टेंशन नहीं लेना है, वहां पे आपको इनकी वैल्यूज जो है वो सेम मान लेनी है। अधिकतर क्वेश्चन में ऐसे ही होता है, एक ही वैल्यू देता है तो स्टैटिक और काइनेटिक सेम मान लेना, अगर अलग अलग देगा तो स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू हमेशा ज्यादा देगा। मैंने उल्टा साइन बना दिया, फिर से मैं यहाँ पे लिख देता हूँ है ना, जो स्टैटिक फ्रिक्शन का कोफिशिएंट है वो हमेशा काइनेटिक फ्रिक्शन के कोफिशिएंट से बड़ा होता है ना। तो अगर वैल्यूज देगा तो स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू हमेशा काइनेटिक फ्रिक्शन से बड़ी होगी है ना, तो उसके लिए आपको टेंशन लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है।
यानी कि काइनेटिक फ्रिक्शन जो है वो स्टैटिक फ्रिक्शन से छोटा होता है ना, एफ मैक्स से छोटा होगा। तो ये बात भी याद रखना, लिमिटिंग फ्रिक्शन से छोटा होगा, है ना, स्टैटिक नहीं, सेल्फ एडजस्टिंग फ्रिक्शन से छोटा नहीं होगा, लिमिटिंग फ्रिक्शन से छोटा होगा, ये आपको ध्यान में रखना है। तो आई होप बच्चों ये जो पॉइंट है ये आपको समझ में आया होगा। ठीक, इसके बाद अगर मान लीजिए कि मैं इसमें एक छोटा सा ऐसी एग्जांपल पूछ लेता हूँ, एग्जांपल क्वेश्चन। तो जैसे मान लीजिए कि आपको बोला गया भाई कि एक ब्लॉक है ना बच्चों, ब्लॉक का जो मास है वो 5 kg का है, फोर्स जो है वो 40 न्यूटन का लग रहा है, और यहाँ पे मान लीजिए कि म्यू एस स्टैटिक फ्रिक्शन 0.6 है, और म्यू के काइनेटिक फ्रिक्शन जो है वो 0.5 है ना। तो आपको बताना है कि ये ब्लॉक चलेगा कि नहीं चलेगा, चलेगा तो क्या फ्रिक्शन होगा और क्या एक्सेलरेशन होगा, ये आपको बताना है। तो आप सबसे पहले तो हमेशा एफ मैक्स निकाला करो बच्चों, क्योंकि वही बताएगा कि ब्लॉक चलने वाला है कि नहीं चलने वाला। तो पहले तो नॉर्मल निकाल लो, तो नीचे 50 ऊपर नॉर्मल, तो नॉर्मल की वैल्यू आ जाएगी बच्चों कितना न्यूटन, नॉर्मल की वैल्यू आ गई 50 न्यूटन। उसके बाद एफ मैक्स निकाल लिया करें, लिमिटिंग फ्रिक्शन जो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन है, तो ये है म्यू एस मतलब 0.6 इंटू नॉर्मल रिएक्शन 50, तो ये आ गया 30 न्यूटन। तो देखो अप्लाइड फोर्स एक्सटर्नल फोर्स जो है वो मैक्सिमम से ज्यादा है, तो मतलब एक्सटर्नल फोर्स इज ग्रेटर देन एफ मैक्स। इसका मतलब ये ब्लॉक चलेगा, अगर चलेगा तो ये ब्लॉक इस पे चल गया बच्चों, चल गया, इसका एक्सेलरेशन ए है। अगर चल गया तो जो फ्रिक्शन लगेगा अब वो स्टैटिक नहीं लगेगा, चलने के बाद तो काइनेटिक लगेगा। तो यहाँ पे जो फ्रिक्शन है वो म्यू के की वजह से, म्यू एस की वजह से नहीं है, तो म्यू के का यूज करना पड़ेगा। तो जो फ्रिक्शन है वो काइनेटिक फ्रिक्शन हो गया एफ के, और एफ के इज इक्वल टू म्यू के इंटू नॉर्मल, नॉर्मल तो अभी 50 है लेकिन म्यू के 0.5 है, तो म्यू के 0.5 इंटू 50, तो ये बच्चों कितना आ जाएगा 25 न्यूटन। और यहाँ पे आगे की तरफ कितना फोर्स लग रहा है भाई 40 न्यूटन, और पीछे की तरफ काइनेटिक लग रहा है 25 न्यूटन। तो एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा भाई, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू नेट फोर्स मतलब 40 न्यूटन माइनस फ्रिक्शन, फ्रिक्शन जो है वो है 25 न्यूटन डिवाइड बाई मास, तो मास जो है वो है 5 kg, तो ये आ जाएगा 15/5, तो एक्सेलरेशन की वैल्यू आ जाएगी 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो आई होप आपको अगर ऐसे बेसिक सवाल पूछे जाएंगे कि कोई भी ब्लॉक में फोर्स लग रहा है, आपको काइनेटिक स्टैटिक फ्रिक्शन सब कुछ दिया हुआ है, बोला जाए कि ब्लॉक चल रहा है कि नहीं चल रहा है, तो वो भी आप बता सकते हो, चल रहा होगा तो क्या एक्सेलरेशन होगा ये भी बता सकते हो, नहीं चल रहा होगा तो क्या फ्रिक्शन होगा वो भी बता सकते हो, और चल रहा होगा तो क्या फ्रिक्शन होगा वो भी बता सकते हो। आपको इस तरीके से कोई भी सवाल पूछा जाए स्टैटिक काइनेटिक फ्रिक्शन का, बड़े ही आसानी से आप उसका जवाब दे सकते हैं बच्चों, है ना। तो आई होप आपको ये वाला पॉइंट क्लियर होगा। तो देखिए बच्चों एक दो इलस्ट्रेशन लेते हैं और उससे फ्रिक्शन की डायरेक्शन निकालना सीखते हैं ना, क्योंकि वो जरूरी है, उसके बिना काम नहीं चलेगा, है ना। तो ऊपर आप हेडिंग डालें डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन। अब जैसे मान लीजिए कि ये आपके पास ऐसा सरफेस है, ग्राउंड सरफेस है, ऊपर ये आपका एक ब्लॉक रखा है और उसके ऊपर ये ब्लॉक रखा है इस तरीके से, है ना। अब ये बोला गया कि ये जो ब्लॉक है वो इधर मूव कर रहा है 4 मीटर पर सेकंड से, ये ब्लॉक है वो इधर मूव कर रहा है 6 मीटर पर सेकंड से। तो आपको बताना है कि यहाँ पे दो सरफेसेस दो बार कांटेक्ट में, एक ग्राउंड के साथ और एक दोनों ब्लॉक के बीच में, तो यहाँ पे फ्रिक्शन लग रहा होगा। अब क्योंकि ब्लॉक चल रहे हैं तो ऑब्वियसली बात है, वेलोसिटी दी है, ब्लॉक चल रहे हैं, तो आपको काइनेटिक फ्रिक्शन की डायरेक्शन बतानी है। तो काइनेटिक फ्रिक्शन की डायरेक्शन कहाँ होगी ये आपको बताना है बच्चों, है ना। तो कभी भी काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू देखनी है ना, तो आप किसी भी दो सरफेसेस में बैठे हैं तो किसी एक सरफेस पे बैठ जाओ, और वहां पे जैसे ही उस पे बैठ जाओ तो रिलेटिव मोशन आता है, तो आप वहां पे रुक जाओ, है ना, और फिर रोक कर अपने आप से पूछो कि फिर काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू कहाँ लगेगी। ठीक, तो देखिए जैसे फॉर एग्जांपल मुझे अभी ग्राउंड और इस सरफेस के बीच में, तो आप ग्राउंड पे खड़े हो जाएं, तो अगर आप ग्राउंड पे खड़े होकर देख रहे हैं तो ग्राउंड तो रेस्ट पर है, पहले भी रेस्ट पे था अभी भी रेस्ट पर है, तो इसके लिए अब ऊपर वाले ब्लॉक को छोड़ दो, जो दो सरफेसेस कांटेक्ट में केवल उसको देखो। तो अगर ये ब्लॉक ए है और ये ब्लॉक बी है तो सिर्फ ए को देखो ग्राउंड पे खड़े होके, क्योंकि ग्राउंड से ए वाला कांटेक्ट में, तो ग्राउंड पे खड़े हो तो ग्राउंड रेस्ट पे हो गया, उसके हिसाब से ये ए वाला ब्लॉक आगे जा रहा है, तो इस रिलेटिव मोशन को रोकना चाहता है, तो ए वाले पर कहां फ्रिक्शन लगेगा, पीछे की तरफ, तो दिस इज काइनेटिक फ्रिक्शन 1। अगर ब्लॉक पर पीछे की तरफ लग रहा है तो ग्राउंड पे आगे की तरफ लगेगा, क्योंकि
एक्शन रिएक्शन पेयर है, तो ये FK1। जितना फोर्स ग्राउंड ए पर पीछे की तरफ लगाएगा उतना ही फोर्स ए ग्राउंड पर आगे की तरफ लगाएगा। अब हमें देखना है कि ए और बी के बीच में कहां फ्रिक्शन लग रहा है। तो आप बी को देखो ए पर बैठ के, जिस भी दो सरफेसेस के बीच में आपको काइनेटिक फ्रिक्शन देखना है वहां पे आप बैठ जाओ बच्चों। तो ए पे बैठ जाओ, ए पे बैठ के बी को देखो, तो अब रिलेटिव मोशन लगाओ। अब आपको लिखना पड़ेगा वेलोसिटी ऑफ बी माइनस वेलोसिटी ऑफ ए, या फिर याद करो रिलेटिव मोशन में मैंने आपको बताया था जिस भी चीज पे आप बैठ जाते हो उसकी स्पीड को उल्टा करके दूसरे को दे दो जिसको आप देख रहे हो। तो हम यहाँ पे बी को देख रहे हैं ए पर बैठकर, तो ए की रफ्तार को उल्टा करो और बी को दे दो, तो उल्टा करके बी को दोगे तो एक 6 पहले से थी, 4 और मिल गई। तो बी की वेलोसिटी ए पर बैठकर आपको दिखाई देगी 10 मीटर पर सेकंड पीछे की तरफ। तो फिर ये फ्रिक्शन कहां लगाएगा? अगर ये ए के रेस्पेक्ट में बी पीछे की तरफ मूव कर रहा है तो ऑब्वियस सी बात है ना, रिलेटिव मोशन को अपोज कर रहा है, तो ये आगे की तरफ फोर्स लगाएगा। तो दिस इज काइनेटिक फ्रिक्शन 2। अगर ए बी की तरफ काइनेटिक फ्रिक्शन आगे की तरफ लगा रहा है तो ए पर पीछे की तरफ लगेगा, काइनेटिक फ्रिक्शन 2 है ना बच्चों। तो ए पर जो FBD बनाओगे तो उस पर फिर ये 2 फ्रिक्शन दिखेंगे और बी पर एक फ्रिक्शन दिखेगा जो आगे की तरफ है। तो इस तरीके से काइनेटिक फ्रिक्शन की आपको डायरेक्शन देखनी पड़ेगी। जैसे मैं और एग्जांपल लेता हूं, ये जैसे फर्स्ट एग्जांपल था भाई, आई होप आपको समझ में आया होगा। सेकंड एग्जांपल देखें, मान लीजिए कि एक ये प्लेन है, इस प्लेन में एक ऐसे कार्डबोर्ड रखा है, प्लेन है, पेपर है, मान लीजिए ये पेपर रखा हुआ है, पेपर के ऊपर जो है एक ब्लॉक रखा है बच्चों, ब्लॉक रखा है, पेपर के ऊपर ये ब्लॉक रखा है ना। तो इसमें ये कहा गया है कि ये जो पेपर है, ये वेलोसिटी ऑफ पेपर जो है, पेपर की जो वेलोसिटी है वो है 4i कैप माइनस 3j कैप। मतलब अगर आप ध्यान से देखें तो 4 इधर और 3 इधर, तो पेपर जो है वो ऐसे भाग रहा है, दिस इज द वेलोसिटी ऑफ पेपर। और जो ब्लॉक है बच्चों वो कुछ ऐसे भाग रहा है, मतलब उसके ऊपर चल रहा है। तो यहाँ पे ये जो वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक है वेक्टर, ये आपको दिया है 4i कैप प्लस 3j कैप। तो ऐसी स्थिति है, ऐसा आपको दिया गया है। तो आपसे ये पूछा जा रहा है कि काइनेटिक फ्रिक्शन किस डायरेक्शन लग रहा है, पेपर के ऊपर, पेपर और ब्लॉक के बीच में। तो आप क्या करोगे, फिर से वही कहानी कि हमें अगर फ्रिक्शन की डायरेक्शन देखनी है तो फ्रिक्शन की डायरेक्शन के लिए आप पेपर पे बैठ जाओ, पेपर पे बैठकर ब्लॉक को देखो। यानी कि हमें वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक विद रिस्पेक्ट टू पेपर देखना है, जहां पे आएगा उसको अपोज करेगा ना फ्रिक्शन, तो उसको हम अपोज करवाएंगे भाई। तो दिस इज वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस वेलोसिटी ऑफ पेपर। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक है 4i कैप प्लस 3j कैप माइनस 4i कैप माइनस 3j कैप, है ना बच्चों। तो दिस इज द वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक विथ रिस्पेक्ट टू पेपर। तो यहाँ पे देखो ये 4i कैप कैंसिल हो जाएगा और ये माइनस माइनस प्लस, तो 3 प्लस 3 6j कैप। यानी पेपर के रेस्पेक्ट में ये जो ब्लॉक है ये ऊपर जाना चाहता है, 6j कैप मतलब ऊपर की तरफ। तो फ्रिक्शन जो है उसके अपोजिट में लगेगा, नीचे की तरफ। तो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन। तो इस तरीके से काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू देखना है भाई। कभी भी आप कंफ्यूज हो तो जिस भी दो सरफेसेस के बीच में काइनेटिक फ्रिक्शन निकालना है, किसी एक पर बैठ जाओ और फिर दूसरे को एनालाइज करो, तो जिधर वेलोसिटी आएगी उसकी डायरेक्ट अपोजिट डायरेक्शन में आपका बच्चों फ्रिक्शन लगेगा। ये बात हमेशा देखना। अब जैसे स्टैटिक फ्रिक्शन है, तो स्टैटिक फ्रिक्शन का अगर मैं एग्जांपल बोलूं तो बच्चों ये ब्लॉक है, ये ब्लॉक है। अच्छा यहाँ पर मैं आपको बता दूं, इस तरीके का जो सिंबल होता है ये आउटवर्ड नॉर्मल है ना, ये डायरेक्शन के लिए यूज करते हैं डॉट। तो ये आउटवर्ड नॉर्मल है, ये मैं पहले वेक्टर्स में भी आपको बता चुका हूं, है ना, फिर भी यहाँ पे मैं एक बता रहा हूँ। ये इनवर्ड नॉर्मल है, ये पेपर से अंदर की तरफ परपेंडिकुलर है और डॉट का मतलब वो पेपर से बाहर की तरफ परपेंडिकुलर है, याद रखिएगा। ये मैंने आपको डायरेक्शन बता दी, वेक्टर में हालांकि बताया हुआ है। तो ये ब्लॉक है भाई, ये ब्लॉक ऐसे ग्राउंड पे रखा हुआ है मान लीजिए। तो यहाँ पे आप ध्यान से देखो तो यहाँ पे लेट सपोज कि फोर्स लग रहा है 40 न्यूटन का और अंदर की तरफ फोर्स लग रहा है 30 न्यूटन का। तो आपसे पूछा गया कि स्टैटिक, मतलब ये बोला गया कि ये बॉडी रेस्ट पर है, तो आपको बताना है स्टैटिक फ्रिक्शन की डायरेक्शन क्या है। तो बच्चों जरा टॉप से देखें, इसका टॉप व्यू बना लिया करें। देखो यहाँ पर जो फोर्स है वो अब 3 डायमेंशन में लग रहे हैं, अलग अलग प्लेन में लग रहे हैं। पहले जो फोर्सेस थे वो सेम प्लेन में लग रहे थे, इसलिए आपको डायरेक्शन निकालने में दिक्कत नहीं होती थी। अब आप ध्यान से देखें, यहाँ पे 2 फोर्स हैं अलग अलग प्लेन पे, तो आप इसका टॉप व्यू देखें। तो जब आप इसको ऊपर से देखेंगे बच्चों, तो टॉप व्यू में ये आपको रेक्टेंगल ऐसे दिखाई दे रहा है,
नीचे ग्राउंड है, प्लेन है, इस पे फोर्स है, ये वाला 40 न्यूटन ऐसे दिखाई दे रहा है, और टॉप से देखोगे तो ये अंदर की तरफ, तो ये फोर्स जो है 30 न्यूटन का ऊपर की तरफ दिखाई देगा। तो ये एक्चुअली में 40 न्यूटन का दिखाई दे रहा है, इसको यहां ना बना के इसको ऐसे बना ले, और ये 30 न्यूटन का अंदर की तरफ है, टॉप से देख रहे हो तो ऊपर दिखाई देगा, इसको ऐसे पलट के देखो बच्चों, ऊपर से देखो, है ना, तो ये 30 न्यूटन का फोर्स दिख रहा है। तो इनका रिजल्टेंट निकालो, तो रिजल्टेंट जो है ये 50 न्यूटन है रिजल्टेंट। तो रिजल्टेंट ये है, ये आप एंगल भी निकाल सकते हो ना, ये एंगल निकालोगे तो 37 डिग्री आएगा। तो इस रिजल्टेंट के अपोजिट डायरेक्शन में फ्रिक्शन लगेगा, ये स्टैटिक फ्रिक्शन है आपका, और इसकी वैल्यू जो है वो 50 न्यूटन हो जाएगी, क्योंकि ये बॉडी जो है वो रेस्ट पर है। इसका मतलब यानी कि जब भी दो फोर्सेस लग रहे हो या दो से ज्यादा फोर्सेस लग रहे हो, तो स्टैटिक फ्रिक्शन की डायरेक्शन के लिए हमेशा रिजल्टेंट फोर्स देखें, रिजल्टेंट फोर्स है ना। तो हमेशा याद रखें बच्चों, जो स्टैटिक फ्रिक्शन होता है उसकी डायरेक्शन होती है अपोजिट टू रिजल्टेंट फोर्स, है ना, माइनस ऑफ रिजल्टेंट फोर्स। तो दो फोर्सेस हैं, तो पहले रिजल्टेंट निकालो, उसके बाद उसके अपोजिट डायरेक्शन में स्टैटिक फ्रिक्शन लगाओ। जैसे कि अगर और एक एग्जांपल यहाँ पे लिया जाए स्टैटिक फ्रिक्शन का, तो ऐसे भी लिया जा सकता है भाई। अगर मैं फोर्थ केस लूं कि ये वॉल है, इस तरीके से एक ब्लॉक है, ये ब्लॉक में इस डायरेक्शन में मान लीजिए कि भाई 100 न्यूटन का फोर्स लग रहा है ना। मास जो है इस ब्लॉक का 3 kg है, और इसमें अंदर की तरफ एक फोर्स लग रहा है बच्चों 40 न्यूटन का। मतलब ऐसे आप फोर्स लगा रहे हो, ब्लॉक पे ऐसे फोर्स लगा रहे हो, एक फोर्स ऐसे लग रहा है, एक फोर्स ऐसे लग रहा है। अब आपसे बोला गया कि स्टैटिक फ्रिक्शन की डायरेक्शन बताइए। तो स्टैटिक फ्रिक्शन की डायरेक्शन अगर हमें बताना है, तो आप यहां से देखिए पहले इस पूरे सिनेरियो को, इस साइड से देखो बच्चों। जब इधर से आप देखोगे तो ये ब्लॉक ऐसे दिखाई देगा, तो ये जो 40 न्यूटन है ये आपको राइट साइड में दिखाई देगा ऐसे, है ना। जब यहां से देखोगे, आप इस साइड से देखोगे तो अंदर है ना, तो उधर से राइट साइड में दिखाई देगा आपको 40। इमेजिन तो करना पड़ेगा भाई, और कोई चारा नहीं है। और mg फोर्स नीचे लग रहा है, तो mg फोर्स नीचे लग रहा होगा 30 न्यूटन। तो देखो ये डायरेक्शन होगा रिजल्टेंट का, दैट इज 50 न्यूटन। एंगल निकाल सकते हो। तो इसके अपोजिट डायरेक्शन में अगर ये बॉडी रेस्ट पे है, तो अपोजिट डायरेक्शन में आपका स्टैटिक फ्रिक्शन लग रहा होगा। तो इस तरीके से आपको स्टैटिक फ्रिक्शन निकालना पड़ेगा। तो आई होप बच्चों आपको क्लियर होगा डायरेक्शन हमें कैसे निकालना है, स्टैटिक फ्रिक्शन का एज वेल एज काइनेटिक फ्रिक्शन का, है ना। तो मैंने बहुत सारे इलस्ट्रेशन लेकर आपको ये बता दिया है, तो इसमें गड़बड़ नहीं करना है, क्योंकि डायरेक्शन अगर नहीं आएगा तो फिर सवाल होगा नहीं आपसे सॉल्व, है ना। तो आई होप आपको मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन फ्रिक्शन का क्लियर होगा। हाँ, एक बात और मैं आपको बता दूं कि जैसे ये जो काइनेटिक फ्रिक्शन मैंने आपको बताया था बच्चों, फिर से वो स्लाइड दिखा रहा हूं। तो ये काइनेटिक फ्रिक्शन में इसकी वैल्यू जो है वो म्यू के इंटू एन है। यहाँ पर ये एन और म्यू के ये हमेशा फिक्स होता है। तो जो काइनेटिक फ्रिक्शन है वो एक कांस्टेंट फोर्स है। जैसे मैं बोला था सेल्फ एडजस्टिंग फ्रिक्शन है, वो वेरिएबल फोर्स है, लेकिन काइनेटिक फ्रिक्शन जो है वो कांस्टेंट फोर्स है। तो आई होप आपको ये वाला पॉइंट क्लियर होगा, है ना। तो इसको मैं अब हटा देता हूं, ये बताना रह गया था इसलिए मैं बता रहा हूं। और जो स्टैटिक फ्रिक्शन है वो सेल्फ एडजस्टिंग है, तो वो एफ अप्लाइड के बराबर होता है तब तक कि मैक्सिमम को रीच ना कर जाए, है ना। मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन को रीच ना कर जाए, तो वो एफ अप्लाइड के बराबर होता है। उसमें कोई भी वैल्यू वो वेरी कर सकता है अकॉर्डिंग टू एक्सटर्नल फोर्स। तो आई होप बच्चों आपको फ्रिक्शन की कहानी समझ में आई होगी, मैग्नीट्यूड क्लियर होगा, और डायरेक्शन कैसे निकाली जाती है ये भी समझ में आया होगा। अब देखिए बच्चों, यहाँ पर क्या है कि फ्रिक्शन और अप्लाइड फोर्स के बीच में एक ग्राफ भी बनाया जाता है, जो हर किताब में आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पे आप लिख लो ग्राफ ऑफ फ्रिक्शन वर्सेस अप्लाइड फोर्स, है ना, अप्लाइड फोर्स। तो फ्रिक्शन वर्सेस अप्लाइड फोर्स का हम ग्राफ बनाएंगे। तो यहाँ पर हम बच्चों y एक्सिस में बच्चों फ्रिक्शन फोर्स लेंगे, और x एक्सिस में हम अप्लाइड फोर्स लेंगे। मतलब यहाँ पे फोर्स अप्लाइड करेंगे और फ्रिक्शन का फोर्स यहाँ पे लेंगे, है ना। अब आप ध्यान से देखो कि होगा क्या भाई। यहाँ पर जब मैं आपसे बोल रहा हूं कि अभी हम मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन तक नहीं पहुंचे, सेल्फ एडजस्टिंग फ्रिक्शन पे, लिमिटिंग फ्रिक्शन तक नहीं पहुंचे, तो अगर आपका अप्लाइड फोर्स 2 न्यूटन होगा, तो जो फ्रिक्शन फोर्स होगा वो भी 2 न्यूटन होगा। अगर अप्लाइड फोर्स 4 न्यूटन होगा, तो फ्रिक्शन जो होगा सेल्फ एडजस्टिंग वो भी 4 होगा। 6 होगा तो 6 होगा, 8 होगा तो 8 होगा। तो ये सारे पॉइंट्स अगर आप डॉट 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 करके मार्क करेंगे, तो आप देखेंगे एक बढ़िया स्ट्रेट लाइन बनेगी ऐसे।
देखो, और ये स्ट्रेट लाइन कब तक बनेगी, जब तक कि आप मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन पर नहीं पहुंच जाते, मतलब लिमिटिंग फ्रिक्शन पर। यानी कि ये जो वैल्यू है ये मैक्सिमम वैल्यू ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन है। जब आपका मैक्सिमम वैल्यू ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन के बराबर 8 न्यूटन के बराबर, यहाँ पे जैसे हमने एग्जांपल लिया था, अप्लाइड फोर्स हो जाएगा, है ना। तो दिस इज योर कौन सा बच्चों, लिमिटिंग फ्रिक्शन एफ मैक्स। तो जब तक ये एफ मैक्स की वैल्यू रीच नहीं कर जाता उस समय पे 2 न्यूटन पे 2 न्यूटन, 2 न्यूटन पे 4 न्यूटन पे 4 न्यूटन, ये इक्वल रहेगा। तो इसका मतलब ये जो एंगल बनेगा स्ट्रेट लाइन का, स्लोप जो है बच्चों वो 45 डिग्री है। वैसे भी एफ जो है वो इक्वल्स टू एफ अप्लाइड है, तो स्लोप 1 है, तो एंगल जो है वो 45 डिग्री होगा। तो ये 45 डिग्री पे स्ट्रेट लाइन बनती है। उसके बाद जब वो मैक्सिमम वैल्यू पे पहुंच जाती है, इसके बाद जब आप अप्लाइड फोर्स अप्लाई करते हो तो फिर बॉडी खिसक जाती है, मोशन में जाती है। यहां से लेके यहां तक इस रीजन में बॉडी रेस्ट पे रहेगी, यानी इस रीजन में बॉडी रेस्ट पे रहेगी। तो इस रीजन में कौन सा फोर्स काम करता है बच्चों, कौन सा फ्रिक्शन काम करता है, स्टैटिक फ्रिक्शन। इसके बाद अगर आपका अप्लाइड फोर्स बढ़ेगा तो ऑब्वियस सी बात है बॉडी मूव कर जाएगी, लेकिन काइनेटिक फ्रिक्शन जो होता है वो मैक्सिमम से थोड़ा कम हो जाता है। तो यहाँ पे ये थोड़ा सा कम हो जाएगा, क्योंकि चलाने के लिए थोड़ा ज्यादा फोर्स लगाना पड़ता है, लेकिन एक बार चालू हो जाता है फिर काइनेटिक फ्रिक्शन तो कांस्टेंट रहता है बच्चों। अब अप्लाइड फोर्स आप कितना भी लगा दो, काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू चेंज नहीं होने वाली। ये देखो, ये कांस्टेंट लाइन रहेगा। तो इस लाइन से इस रीजन में जो भी फ्रिक्शन लग रहा है ये काइनेटिक फ्रिक्शन है, और इसकी वैल्यू जो है वो अब कांस्टेंट हो चुकी है। अब आप अप्लाइड फोर्स कितना भी लगा दो, एक्सेलरेशन चेंज होगा, सब कुछ चेंज होगा, बट काइनेटिक फ्रिक्शन चेंज होने वाला नहीं है। और काइनेटिक फ्रिक्शन थोड़ा सा कम होता है किसके रेस्पेक्ट में बच्चों, लिमिटिंग फ्रिक्शन या फिर मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन के, है ना, एफ मैक्स से। तो वो मैंने देखो थोड़ा सा छोटा बनाया, यहाँ पे थोड़ा सा जंप आता है और फिर ये काइनेटिक फ्रिक्शन स्ट्रेट लाइन बनता है। ये फोर्स अप्लाइड है, ये है। और स्टैटिक फ्रिक्शन में जब सेल्फ एडजस्टिंग होता है, एफ अप्लाइड के बराबर होता है, तो ये 45 डिग्री के एंगल पर ये लाइन ग्राफ बनता है ना। तो आई होप आपको एफ अप्लाइड और फ्रिक्शन का ग्राफ क्लियर होगा। अब आप किताब से पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, तो इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए।